हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी अग्रवाल क्लासेस चंडीगढ़। आप सबको पता ही है मेरे बारे में। तो अगला वीडियो जो हमारा एडवांस रिवीजन सीरीज का है वो है मैट्रिक्स। और जो हमने मैट्रिक्स के पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे, तो आज हमारा मैट्रिक्स का पार्ट 3 है, जिसमें हम ये देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टी देखे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। आज हमको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी ऑफ ए में अगर मैं आइडेंटिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट ओनली इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ किसमें एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी किसका एग्जिस्ट करता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। और वो जो है आपको जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था 1 0 0 1 वही होता है। तो वो जो हमारा आइडेंटिटी जो होता है 1 0 0 1, जिसको हम I2 भी बोलते हैं, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको हम I3 बोलते हैं। तो यही जो है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि तुम्हें को मजेदार में बात बताऊं, अगर ए है 2 3 4 1 और I2 अगर मैं ले लूं 1 0 0 1, तो I2 जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर तुम इसको सिर्फ I भी अभी लिख सकते हो फिलहाल, और A इंटू आई या फिर I इंटू ए अगर मैं देखूं जरा, तो ये दोनों के दोनों A के इक्वल होता है। ये बहुत मजेदार बात है। अगर मैं यहां लिखूं 2 3 4 1 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 0 0 और 1 से, तो 2 3 4 1 ही रहेगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जो कि ये होता है 2 क्रॉस 2 के लिए होगा, 3 क्रॉस 3 के लिए होगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए तो ये आइडेम्पोटेंट होता है। और जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा तो एक्चुअल में ए का पावर ए में जो होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो अगर तुम ए का पावर 3 चेक करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए होगा, और ए स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो? फिर से वापस ए, और ए इंटू ए स्क्वायर, और वापस क्या ए, तो ए क्यूब भी ए के इक्वल हो गया। अगर मैं क्यूब की जगह क्या लिख लूँ? 4 ले लूँ, तो ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ए और ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो एम क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो ए स्क्वायर जब ए होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा, ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। और थर्ड होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ए का पावर एन इक्वल टू अगर नील मैट्रिक्स हो जाए और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? नीलपोटेंट। और एम जो होता है, एम क्या होता है? इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 निकालते जाओ, जब वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा तब तुम कहोगे कि वो नीलपोटेंट है। और अगर नीलपोटेंट है तो उसका कोई ना कोई इंडेक्स होगा, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। वो कब जीरो होगा पता नहीं, चेक करना होगा। ठीक है, तो उसका इंडेक्स जो है वो उसका एक्सपोनेंट हो जाता है। तो ये 2-3 जो है वो बातें आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं, खास करके आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और ये जो है वो आइडेंटिटी के बारे में बताया। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये पेंडिंग है, और इसके अलावा इन सबको नोट करो।
चलिए, तो अब हमारा जो वक्त आया है वो ये जानने का है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब समझते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, TRA, यानी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका हमारा सिंबल क्या हो जाता है, TRA। और इस TRA का डेफिनेशन क्या है, तो सिग्मा Aij फॉर ऑल i इक्वल टू j। अब इसका मतलब क्या हुआ, i और j इक्वल कब होता है, जब एलिमेंट्स कहां लाई करते हो, डायगोनल पे लाई करते हो। तो कंडीशन क्या हो गया, एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो यानी कि ये जो ट्रेस है वो सिर्फ किस मैट्रिक्स का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसका एग्जिस्ट करता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। सिंबल क्या होता है, स्मॉल टी आर ब्रैकेट ए, यानी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और डेफिनेशन क्या हो गया, सम ऑफ Aij फॉर ऑल i इक्वल टू j, यानी कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, यानी कि TRA हमारा क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल सपोज करो अगर 2 3 1 4 है और मैं यहां पूछूं इससे कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, 2 4, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 6 होगा। अगर मैं पूछूं कि यहां पर ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ये स्क्वायर के लिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये हमारा 2 क्रॉस 3 है। और अगर मैं कोई एलिमेंट कोई ले लूं सी 1 2 3 0 4 5 1 1 माइनस, तो ट्रेस ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया किसका, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। इसका आगे बहुत इस्तेमाल है, बहुत यूज है इसका। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और रिटर्न वापस मैट्रिक्स पे आएंगे तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पढ़ते हैं, वहां इसका बहुत यूज है। और ट्रेस पे जे मेन और जे एडवांस में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखें आप। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है। पहला प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रेस निकालो, या फिर अलग अलग ट्रेस निकाल के ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या। सिमिलरली अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर दो और उसका ट्रेस निकालो, या ट्रेस निकाल कर उसमें k से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी k का मतलब होता है हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, हर एलिमेंट को करोगे तो डायगोनल को भी करोगे ही, तो बाद में k क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो तुम इसको देख सकते हो, खुद से भी जस्टिफाई कर सकते हो। और जो तीसरा है वो है ट्रेस ऑफ ए बी। दो का मल्टीप्लाई करके ट्रेस क्या ट्रेस ऑफ बी ए की इक्वल होगा। तो ए बी और बी ए तो इक्वल नहीं होता, बट क्या इनका ट्रेस इक्वल होगा, तो यस इनका ट्रेस इक्वल होगा। ठीक है, इनका ट्रेस इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कुछ 2-3 प्रॉपर्टी थे, इसको लिख लो। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई एडवांस में, जेईई मेन में बहुत क्वेश्चन इससे डिजाइन होते हैं। हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि जो है वो ट्रेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसको नोट करो।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज। तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हम मैट्रिक्स पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो सिंबल पहले समझते हैं क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का जो सिंबल है वो है ए डैश और ए टी। अगर कहीं पे ए डैश लिखा हुआ है या ए टी लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इसको जरा ध्यान से देखें, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, तो ए टी या फिर ए डैश ये हमारा ट्रांसपोज होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा तो जरा देखो। एटी का मतलब क्या होता है, तो एक काम करो, इसका रूल जो है व्हेन इफ वी विल एक्सचेंज रो एंड कॉलम ऑफ ए देन एटी विल कम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, यानी कि आर आई की जगह सी आई और सी आई की जगह क्या आर आई। जब तुम ये काम करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एटी आएगा। ऑर्डर ऑफ ए अगर m क्रॉस n है, m क्रॉस n है तो ऑर्डर ऑफ एटी क्या हो जाएगा, n क्रॉस n हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए अगर, क्योंकि रो और कॉलम को तुमने एक्सचेंज किया है तो उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं एग्जांपल से कि कैसे एटी निकाल सकते हैं हम। तो अगर मान लो ये है 1 2 3 4 0 1, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम। तो जो एटी इसका होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है। तो रो हमारा जो R1 है उसको C1 बना दो और जो R2 है उसको क्या बना दो, C2 बना दो। तो इस तरह से तुम इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को क्या करना है, एक्सचेंज करना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो फिर ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस m है तो एटी का ऑर्डर भी m क्रॉस m ही रहेगा। ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एलिमेंट तो फर्क पड़ जाएगा। कैसे जरा देखो, 1 7 3 2 -1 0 1 1 0, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। अब जब तुम 80 लिखोगे तो इसका भी जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 3 ही आएगा, बट सेम नहीं होगा, मैट्रिक्स अलग होगा। R1 हमारा क्या है 1 7 3, तो उसको मैं C1 बना दूंगा। R2 क्या है 2 -1 0, तो उसको मैं C2 बना दूंगा। और R3 हमारा क्या है 1 1 0, तो उसको मैं C3 बना दूंगा। तो दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, सिर्फ सेम क्या है, ऑर्डर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो रो और कॉलम को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, और जो रिजल्ट नया मैट्रिक्स में मिलेगा तुमको, जो नया मैट्रिक्स होगा वो पहले वाले का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। और ये स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और मैंने तुमको दोनों में 2 अलग अलग एग्जाम्पल लेकर दिखा दी। ठीक है, तो ये हमारी कहानी किसकी थी, ट्रांसपोज की थी। तो अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होंगे तो इसको नोट करो, फिर हम इसके भी प्रॉपर्टी को लिखवाते हैं। तो क्या है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी,
क्या है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स हो जाएगा। वैसे भी एक बार रो और कॉलम चेंज करोगे वो 80 मिल जाएगा, और फिर 80 का दोबारा से रो और कॉलम चेंज कर दोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा तुमको, ए मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर ऐड करके ट्रांसपोज निकालो या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा प्रॉपर्टी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड चौथा प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो अगर मैं ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करूं जो यहां प्लस में या फिर माइनस दोनों में होता है तो क्या ए बी का ट्रांसपोज एटी बीटी होगा? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं होगा। यहां पर एक्सचेंज हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि बीटी पहले आ जाएगा और विच इज नॉट इक्वल टू एटी बीटी। एटी बीटी के इक्वल नहीं होगा। तो अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज में निकालू और अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करना हो तो फिर उसको एक्सचेंज करो, इधर जो बाद में उसके पहले और जो पहले हो बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम बहुत जगह करेंगे। तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टी हैं। एग्जाम में इसको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है, एग्जाम में बोल देगा कि इसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो 2 एग्जाम्पल लो, ए बी निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, फिर अलग अलग ट्रांसपोज निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो और चेक करके बताओ कि देखो ये इक्वल है। ठीक है। तो एनसीईआरटी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो इसको तुम लोग लिख लो। तो इसके बाद जो हमारा है वो है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब जनरली जो कॉन्जुगेट है वो किसके प्रोस्पेक्ट में आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोस्पेक्ट में आता है। तो अगर एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो इसका रोल है। अगर ऑल एलिमेंट्स, चलो पहले सिंबल लिख लेते हैं। सिंबल क्या होगा? तो कॉन्जुगेट ऑफ ए थीटा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सॉरी, ए बार। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ए बार लेते थे, यहां भी ए बार ही होगा। तो अब ए बार का एग्जिस्टेंस यानी कि ए और ए बार में डिफरेंस तब होगा जब एलिमेंट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर मैं बोलूं कि इफ ऑल एलिमेंट्स आर रियल, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर रियल हो जाए तो जो उसका कॉन्जुगेट है और जो ए है उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए कॉन्जुगेट का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? टेक कॉन्जुगेट ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए। ये इसका डेफिनेशन है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना हो तो हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लो, और अगर एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ तो हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट वो एलिमेंट खुद ही हो जाएगा। तो एग्जांपल से देखते हैं जरा इसको। तो हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सिंबल हमारा क्या हो गया? एक सिंबल हम पहले देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय क्या? ए बार। और डेफिनेशन क्या होगा? टेक कॉन्जुगेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ क्या? ए। ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं जरा। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 - 2 आयोटा 2 आयोटा 5 प्लस आयोटा, नहीं सॉरी आयोटा -3। और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लो, तो 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 ही रह जाएगा, क्योंकि प्योरली रियल है। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही रह जाता है। 4 - 2 आयोटा का क्या हो जाएगा? 4 + 2 आयोटा। 2 आयोटा क्या हो जाएगा? -2 आयोटा। और आयोटा -3 का क्या होगा? आयोटा + 3, नो, माइनस आयोटा -3। साइन किसका चेंज होता है? कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है।
हमारा हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ये बनेगा, चलो एलिमेंट बदल देता हूं। अब तुम 80 निकालोगे तो 80 भी इसी के इक्वल आएगा, सॉरी ए बार। जब तुम ए बार निकालोगे, क्योंकि 3 का कॉन्जुगेट 3 रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, तो प्योरली रियल है सारे के सारे एलिमेंट, तो कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क यहां नहीं पड़ेगा। और तीसरा एग्जांपल, मैंने सारा ले लिया क्या, इमेजिनरी नंबर, तो यहां से 80 क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, -2 आयोटा, +7 आयोटा और -5 आयोटा। चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्या ये -a के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से इसका प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। और प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कि अगर 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, अगर एक बार फिर से इसका कॉन्जुगेट लो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये डैश निकालना है, ये बार सॉरी। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का तुम कॉन्जुगेट लो, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लो, वापस वहीं पहुंच जाओगे तुम। दूसरा a प्लस बी का अगर कॉन्जुगेट लोगे, प्लस या माइनस, तो यही हो जाएगा। तीसरा a का कॉन्जुगेट a के इक्वल हो जाएगा इफ ऑल एलिमेंट्स आर रियल, और a का कॉन्जुगेट तो माइनस से हो जाएगा इफ ऑल एलिमेंट्स आर क्या, इमेजिनरी। समझ आए? तो अगर सारा का सारा एलिमेंट इमेजिनरी हो तो यहां जरा ये वाला एग्जांपल, और अगर सारा का सारा रियल हो तो ये वाला एग्जांपल, और नॉर्मल केस में हमारा ये वाला एग्जांपल। तो ये इसी कुछ क्या थे, प्रॉपर्टी थे, ठीक है। और अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो या अलग अलग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, कोई ना कोई एक रियल नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड छठा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं मल्टीप्लाई करके और उसका कॉन्जुगेट निकालूं, ट्रांसपोज में उल्टा हो जा रहा था, यहां उल्टा नहीं होगा, यहां सेम ही रहेगा, a इंटू बी। तो यहां पे अगर तुम अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर के प्रोडक्ट लोगे तो ये जो है वो सेम ही रहेगा, ऑर्डर पहले ए है तो इधर भी पहले आएगा। ट्रांसपोज में उल्टा हो रहा था, इधर पहले बी आ रहा था, उधर ए आ रहा था, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। बोर्ड पे विजुअल तो है ना यहाँ तक, यस, हल्का सा जो है वो, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आया, सारा प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये नोट करो 4-5 प्रॉपर्टी, और इसको दिमाग में रखना। हालांकि ये तब आता है इसका रोल जब एलिमेंट्स हो किसमें हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं जरा। कॉन्जुगेट हमने देख लिया, ट्रांसपोज हमने देख लिया, अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट देखेंगे कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है। तो अगला जो हमारा है वो है क्या, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसका सिंबल क्या है, ए थीटा। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना हो तो उसका सिंबल ए थीटा होगा। तो डेफिनेशन क्या है, नाम से क्लियर है कि ट्रांसपोज भी चाहिए और कॉन्जुगेट भी चाहिए, ट्रांसपोज भी चाहिए और कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो पहले ट्रांसपोज निकाल के और उसका कॉन्जुगेट निकालो, या पहले कॉन्जुगेट निकाल के और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, बात एक ही है। तो ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। जैसे एग्जांपल, अगर कोई हमको मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, और हमको ए थीटा निकालना है। ए थीटा क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो जब तुम ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, जो R1 है वो C1 बन जाएगा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, और 7 और I, ठीक है। और ये जो आया ये हमने क्या निकाला, 80 निकाला, और फिर इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है।
तो ए थीटा। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, सॉरी इसका कॉन्जुगेट लेना है। ट्रांसपोज तो हमने ले लिया टी, हमने टी तो इसका बना दिया, और जब टी बनाने के बाद जो है उसका हमको क्या लेना है, जो है वो कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, और उसका साइन चेंज होगा हमारा। तो 3 + 2 आयोटा, 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि रियल है, -5 आयोटा 5 आयोटा बन जाएगा, और आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो यानी कि इसमें 2 ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, एक ट्रांसपोज को भी अप्लाई करना है और साथ में आपको कॉन्जुगेट को भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, काफी यूजफुल है। जो एडवांस में इस पे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट में। अगर तुम पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते और फिर ट्रांसपोज निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके अपने में कुछ प्रॉपर्टी है, तो जरा उस पर फोकस देख कर लेते हैं। तो ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, जरा देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे हम कि अगर किसी का ट्रांसपोज, हाँ तो इसका प्रॉपर्टी देखते हैं जरा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए थीटा रेज़ टू द पावर थीटा। यानी कि अगर हम, जैसे यहां पर हमने ए थीटा निकाला ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, अगर मैं फिर से इस पे अप्लाई करूं प्रोसेस तो क्या होगा, इसका फिर से मैं ट्रांसपोज निकालूंगा और फिर से कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वापस ए मिल जाएगा। तो यानी कि अगर डबल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में ऑपरेशन अप्लाई करूं किसी भी मैट्रिक्स पे तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाता है। अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालूं और अलग अलग करके मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल के अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड लॉ है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालूं, या मल्टीप्लाई करके अलग से और फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है, ए बी थीटा बी थीटा ए थीटा होगा। क्यों, ट्रांसपोज की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोज क्या कहता है, एबीटी इक्वल टू बीटी एटी। कॉन्जुगेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट में ऑर्डर सेम रहता है, बट ट्रांसपोज इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो इसीलिए इसको रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ये भी रिवर्सल लॉ ही होता है फॉर ट्रांसपोज। तो ये हमारे 3-4 क्या थे, प्रॉपर्टी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोगों को दिमाग में रखना है अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। और आगे जरा देखते हैं क्या है। तो अगला जो हमारा है वो है टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है सिंपल, इफ ए बराबर 80, if A बराबर 80 then it is symmetric। एग्जाम्पल 3 2 5 2। अगर तुम इसका 80 निकालो, अगर तुम इसका 80 निकालो तो जो R1 था उसको C1 बना लो और जो R2 था उसको C2 बना लो, ये मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं 3 × 3 का लूं, 1 3 7 3 0 2 7 2 5, अगर मैं यहां से 80 निकालूं, R1 137 है, 137 3 0 2 R2 और R3 7 2 5 है, तो उसको C3 बना दिया। तो ट्रांसपोज निकाला मैं A का, तो देख रहा हूं मैं क्या, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। अब इसका तरीका क्या है, मैं तो फटाफट लिख दिया यहां पर 2 मैट्रिक्स, क्या तुम इतनी आसानी से बना लोगे, तो हाँ। तो जनरल वेज टू कंस्ट्रक्ट, क्या करना है तुमको, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ भी ले लेना है। अब यहां पर 3 प्लेस बचता है, ये 3 प्लेस और ये 3 प्लेस पे जो है वो इन दोनों को इक्वल रखना है। यहां पर जो आएगा, अगर यहां पर a मान लो 1 2 आता है तो यहां भी a 1 2 ही आएगा। यहां पर क्या आता है, a 1 3 आता है, तो यहां पर, और इसको ऐसे मत लिखो पोजीशन के हिसाब से, a b और c। अगर यहां a b c है तो यहां इसी ऑर्डर में a b c है, a b c ऐसा है। तो यहां पर हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, यहां पर
ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, A11 A12 A12 और A21 सेम, A13 और A31 सेम, और A23 और A32 क्या सेम। कब? जब I नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, J हो जाए। तो ये इसका डेफिनेशन होता है कि जब Aij इज इक्वल टू Aj हो जाए फॉर ऑल अनइक्वल Ij, तब ये क्या बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है। अब I इक्वल टू J पर कुछ भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है। जरा इसका ट्रांसपोज निकालो, ये 80 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा था बार बार, 372 372। तो इस तरह से तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं जरा क्या होता है। तो अगला लिखो, हेडिंग डालो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो 80 जब माइनस ए के इक्वल हो जाए, 80 जब माइनस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो जाए। अगर तुम यहां से 80 निकालो, 0 माइनस 5 और 5 और 0, और तुम क्या देखोगे इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये माइनस ए के इक्वल है। तो इसका जनरल तरीका क्या है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई माइनस के साथ, जरा देखो, या -5 और 5, 5 और -5, ठीक है। कब? जब आई नॉट इक्वल टू 0। जरा डायगोनल पे देखो, डायगोनल पे हमेशा 0 होना चाहिए। तो ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। तो इस दो रूल को अगर तुम फॉलो करोगे तो खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ए इक्वल टू, डायगोनल पे 0 होना चाहिए, तो डायगोनल 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 3 -2। अब ए आई जे और ए जे आई में रिलेशन नेगेटिव का होना चाहिए, तो यहां पर जो आया है वो यहां पर माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और डायगोनल पे 0, और मान लो यहां पर तुमने लिया है 5। अब यहां कौन आएगा, जो यहां आया होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो यहां 2 आ जाएगा। और यहां कौन आएगा, जो यहां आया होगा बट किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ, और डायगोनल पे क्या, 0। ये मैंने इसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया। जरा इसका 80 निकालो तो 0 3 -2 0 3 -2 -3 0 5 -3 0 और 5 2 -5 0 2 -5 0। चेक करो क्या ये -a के इक्वल है, यस। तो यहां पर ये क्या हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो सकता है, और कोई स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, और कोई दोनों भी हो सकता है, और कोई एक भी नहीं हो सकता है। तो यहां से जो है वो, ये तो मैंने डेफिनेशन दोनों को बता दिया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो जरा देख लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स ए है, एक कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो 4 केस को हमको देखना है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई एक मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगा, या तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस। ना तो सिमेट्रिक होगा, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि यहां तो क्या था, a बराबर 80 था, तो या तो ये हो सकता है, या हो सकता है a बराबर -80, या हो सकता है ये जो 80 है ना तो ये a के इक्वल है, और ये 80 जो है ना ही ये -a के इक्वल है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ ओनली एग्जिस्ट। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसा हो सकता है कि दोनों हो जाए एक साथ, तो दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, सिर्फ एक केस में होगा, बोथ ओनली एग्जिस्ट फॉर जीरो मैट्रिक्स।
तो अगर जीरो मैट्रिक्स है तब वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो ये सिर्फ इकलौता है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। नहीं तो अगर सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक नहीं, दोनों नहीं हो ये भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस पर भी तुम ध्यान दे सकते हो। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जरा देखो, किसी भी मैट्रिक्स को तुम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हो। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ए जो है वो फॉर एनी मैट्रिक्स, दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स को तुम स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? तो जरा देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/2 करके, और इसको मैं a प्लस ए लिख सकता हूं, और अब मैं इसको 1/2 a प्लस AT प्लस 1/2 a माइनस AT लिख दिया। मैंने AT को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर a बना दिया। यहां पे जो ये वाला हिस्सा है ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, और जो ये वाला हिस्सा है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए हमारा कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो चाहे नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम चेक कर सकते हो, अगर P को मैं a प्लस AT ले लूं तो PT क्या होगा, जरा देखो, a प्लस AT और इसका पावर t, ठीक है, और जब ब्रेक करूंगा तो अलग अलग है, AT प्लस ATT, और ATT क्या होता है, a होता है, तो AT प्लस a, यानी कि वापस से P आ गया कि नहीं आ गया। तो जो हमने PT निकाला था वो P की इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो है वो सिमेट्रिक हुआ करें। सिमिलरली तुम देख सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स दे दिया, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? नो। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? नहीं। ना तो यहां पर a बराबर AT है और ना ही यहां पर a बराबर माइनस AT है। तो ना तो सिमेट्रिक और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। बट अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3 4, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं 1/2, और उस दो पार्ट में ब्रेक करने से पहले यहां मैं AT निकाल लेता हूं। तो AT क्या हो जाएगा इसका, 1 2 और 3 और 4। जो R1 था उसको C1 बना दिया, जो R2 था उसको C1 बना दिया, C2 बना दिया। अब मैं अगर A इक्वल टू लिखूं 1/2 A प्लस AT, यानी कि 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4 और प्लस 1/2 A माइनस AT, तो 1 2 3 4, ये तो हमारा A हो गया, और माइनस AT हमारा क्या है 1 3 2 4। तो क्या आएगा जरा देखो, A इक्वल टू 1/2, ऐड करोगे तुम तो 2 5 5 8 प्लस 1/2 0 माइनस 1 1 और 0। अब 1